हम एक दूसरे को स्पर्श करते करते इतने उत्तेजित हो उठे कि हम कब निर्वस्त्र हो गए होश ही न रहा। हम एक दूसरे की बाहों में समाहित होने के लिए इस कदर उतावले हो उठे जैसे छूट रही ट्रेन को पकड़ने के लिए यात्री उतावले रहते हैं। फिर क्षण भर में ही वह सब हो गया जिसके लिए हम एक दूसरे को सहला रहे थे, आंखों में आंखें डाले देख रहे थे और बाहों में आने के लिए बेचैन हो रहे थे। जाने क्यों सहवास के बाद मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ, लेकिन मैं अगले दिन खुद ब खुद ही किशोर के पास पहुंच गई। वह भी मेरा ही इंतजार कर रहा था। इस तरह मैं रोज ही इसे न दोहराने का संकल्प लेती हूँ और दूसरे दिन स्वतः ही किशोर के साथ बाग की ओर बढ़ जाती हूँ। यह मर्दानी बाहों के स्पर्श का ही जादू है जो चाहकर भी मैं या किशोर स्वयं को रोक नहीं पाते हैं। हमें इसका चस्का लग गया है। काजोल, हमारे इन संबंधों का जिक्र तुम किसी से भी न करना। समझ लो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं है। मैं धीरे से मुस्कुराई, फिर उसकी बांह पकड़कर ग्राउंड की ओर बढ़ गई। जब हम ग्राउंड के बीचों बीच मैं बोली, मैं किसी से भी नहीं कहूंगी। मैं तेरी सहेली हूँ। तुम तो अभी बहुत ही छोटी है। दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों वाले होकर भी तुमसे भी गई गुजरी हरकतें करते हैं। जब उन्हें कोई कुछ नहीं कहता तो तुझे कैसे कुछ कह सकता है। मैं ये कहकर घर की ओर जाने लगी तो माधुरी बोली, मेरी दीदी की शादी परसों है, तुम्हें जरूर आना है। मैं मुड़कर बोली, अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। इतनी अच्छी खबर तू अब तक छिपाए बैठी थी। मैं जरूर आऊंगी, लेकिन माधुरी, तुझे या किशोर को इसकी प्रेरणा किससे मिली? मैं जानने के लिए उतावली हो उठी अपने अपने माता पिता से। माधुरी यह कहकर सड़क की ओर बढ़ गई। मैं हैरान परेशान शाम के 6 बजे लौटी तो मम्मी आ गई थी और पापा फिर टूर पर चले गए थे। मैं मम्मी से मिलकर अपने कमरे में आ गई। मम्मी कहीं जाने की तैयारी में थी। उसने मेरे कमरे में आकर बोली, फ्रिज में खाना रखा हुआ है, जब भूख लगे तो निकाल कर खा लेना, और हाँ, मेरा इंतजार न करना। ये कहकर मम्मी चली गई। मैंने उससे ये भी नहीं पूछा कि वह पूरी रात अकेली कहाँ रहेगी, क्योंकि मुझे पता था कि वह पूरी रात वेदांत अंकल के यहाँ रहेगी। वह वेदांत अंकल से अपने संबंधों को मुझ पर जाहिर नहीं होने देना चाहती थी, जबकि मुझे सब कुछ पता था। मैं मम्मी के जाते ही विचारों में खो गई। बाहों का स्पर्श क्या इतना आनंददायक होता है कि उसके बिना माधुरी जी नहीं सकती है। मम्मी मुझे अकेली छोड़कर वेदांत अंकल की बाहों के स्पर्श का मजा लूटने चली गई। रवीना पापा के बिना नहीं रह पाती। क्या आइसक्रीम और बर्फी से ज्यादा स्वाद साथ साथ सोने में होता है? मैं नहीं मानती, ये सब झूठ है। जीवन के सारे सुखों से भी बढ़कर जिस्मानी सुख भला कैसे हो सकता है? मैं ये सोचते सोचते झपकी लेने लगी तो मुझे अचानक ही याद आया कि मुझे तो अभी खाना भी खाना है। मैंने उठकर फ्रिज खोला, खाना निकाला। भूख तो उतनी थी नहीं। एक आध रोटी खाने के बाद थाली एक तरफ सरका कर बिना हाथ धोए ही बिस्तर पर निढाल पड़ गई। सुबह आँख खुली तो अखबार पर नजर जा टिकी। खिड़की से जाने कब अखबार फेंक गया था। अखबार के मुख पृष्ठ पर नजर पड़ते ही मुझे तो पसीना छूट गया। हमारे इलाके की एक ऐतिहासिक मस्जिद को धर्मांधों ने ढा दिया था। मैं सरसरी नजरों से खबर पढ़ने लगी। जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी वाली कॉलोनियाँ थी, वहाँ वहाँ क्यों लगा दिया गया था। हमारा घर जिस कॉलोनी में था, वहाँ मुस्लिमों की संख्या काफी थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। पुलिस गश्त कर रही थी। मेरा सुबह का सारा प्रोग्राम फेल हो गया। ब्रेड पड़ी हुई थी, उसे सीखकर नाश्ता किया और बेडरूम में आकर टी हुई देखने लगी। मैं घूमने फिरने वाली लड़की कमरे में बंद होकर रह गई थी। मम्मी तो अब आने वाली थी नहीं। पापा का भी इंतजार करना बेकार था। हमारी कॉलोनी में कुछ ज्यादा ही क्यों का असर था। मुस्लिम ज्यादा थे। मैं रात को जो किचन में था वही खाकर सो गई। रात के 12 बज रहे थे। मैं दरवाजा बंद कर सो रही थी।
अचानक ही किसी ने दरवाजा थपथपाया तो मेरी आंखें खुल गई। इस समय भला कौन हो सकता है? मम्मी पापा में से तो कोई होगा नहीं। मैं दरवाजा खोलने के पक्ष में नहीं थी। तभी फिर दरवाजे पर थपथपाहट की आवाज हुई। मैं चौकनी होकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और दरवाजे के पास आकर बोली, कौन है? इतनी रात को परेशान कर रहा है? उधर से धीमी आवाज आई, देखिए मैं एक हिंदू हूँ। यह इलाका मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण मेरी जान को खतरा है। बाहर पुलिस गश्त कर रही है। मैं सुबह से यहाँ फंसा हुआ हूँ। आप दरवाजा खोलकर मुझे पनाह नहीं देंगी तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। जाकर बाहर गश्त कर रही पुलिस से सहायता मांगो। मैं घर में अकेली हूँ। दरवाजा किसी भी कीमत पर मैं नहीं खोल सकती। तुमसे मेरी जान को भी तो खतरा हो सकता है, मैंने दबी आवाज में ही कहा। उसने कमर पर से हाथ खींचकर मेरी पीठ पर रख दिया और धीरे धीरे मेरी पीठ को सहलाने लगा। मुझे उसके हाथों के स्पर्श मात्र से ही जो सुख मिल रहा था, वैसा सुख जीवन में नहीं मिला था। सभी सुखों से अलग और विविधता लिए हाय ये सुख था। इस सुख में क्या नहीं था? रंग, रास, मिठास, गंध, स्वाद सभी कुछ तो था। मुझे ये बात समझते देर न लगी कि अगर बदरंग जीवन को रंगीन किसी से बनाया जा सकता है, वह स्त्री पुरुष की बाहों का स्पर्श ही हो सकता है। इतने में ही युवक ने मुझे लिटा दिया। मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैं कुछ बोलती या समझती इससे पहले वह मेरे यौनांगों को बारी बारी से चूमने लगा। फिर उसने मेरी पलकों पर अपने नरम होंठ रख दिए। मैं सीटकार उठी और पलंग से उछलकर सोफे पर आ गई। युवक आंखें बंद कर हंसने लगा। मैंने आंखें नचाते हुए कहा, पकड़ो तो जानू, मुझे ललकार रही हो। युवक ये कहते हुए उठा और पलक झपकते ही पलंग से सोफे पर आ गया। मैं वहां से उठकर जो ही पलंग पर जाने के लिए उठी, उसने मुझे अपनी बाहों में दबोच लिया। लो अब पकड़ लिया ना। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह सेक्स कला में निपुण था। स्त्री को कैसे सहवास से पहले ही पिघलाकर मोम बनाया जा सकता है, उसको बताने की जरूरत नहीं थी। उसने एक एक करके मेरे सारे अंगों को चूम लिया था। मेरे तलबों तक को भी उसने चाटा था। मैंने पहली बार ही यह जाना था कि कोई पुरुष किसी स्त्री के तलवों को चाटता चूमता है तो वह कितनी उत्तेजित हो उठती है। वह केवल चूमने चटाने में ही निपुण नहीं था, बल्कि सहवास कला में भी प्रवीण था। जब वह मुझे अपनी बाहों का सहारा देकर मुझसे खेलने लगा तो मैं अनायास ही उसके होंठ अपने होठों में दबाकर चूसने लगी। मैं अपने आप में थी ही नहीं। मुझे तो उसके होंठ ऐसे लग रहे थे जैसे मिस्री की डली हो, उससे भी कहीं अधिक स्वादिष्ट और मीठे। अब तक मैंने जो सहवास देखे थे वे तो कुछ भी नहीं थे, बस आधे अधूरे ही थे। इसी बीच युवक ने एक दबी आवाज में सीटकार ली और अपना सिर मेरे सीने पर रखकर दम लेने लगा। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गई थी। अब रात भी कोई खास नहीं थी। युवक सोफे पर जाकर लेट गया। मैंने सेक्स को जिस रूप, रंग और रस में भोगा था, वो अब ऐसा था। हरी तीखी मिर्च तो सभी ने देखी होगी। उसको दांत से काटने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं, जीभ में जलन सी होने लगती है, मुंह में पानी आ जाता है और फिर शुरू होता है सी सी करने का सिलसिला। सेक्स मिर्च की तरह तीखा तो नहीं होता है, लेकिन चरपरी मिर्च जैसी ही तासीर उसकी होती है। मिर्च सा चरपरा किंतु मीठा। मैं मन ही मन आत्म विभोर हो रही थी। सुबह मेरी आंख खुली तो वह जा चुका था। मुझे उस युवक पर बड़ा ही गुस्सा आया। वह कितना स्वार्थी था, बिना मिले ही चला गया। खैर उसे तो जाना हो था, वह एक पुरुष जो था। पुरुष किसी से प्यार थोड़े ही करते हैं, वैसे भी स्त्रियां भी कहाँ किसी से प्यार करती हैं। माधुरी किशोर से कहाँ प्यार करती है। ये स्त्री पुरुष के रिश्ते शरीर से शुरू होकर शरीर पर ही खत्म हो जाते हैं। उस युवक को अपनी रात सुखद गुजारनी थी और मुझे भी मर्दानी बाहों के स्पर्श का स्वाद चखना था। आनंद लिया दिया, बात खत्म। मेरा मनचला बिंदास मन इन झमेलों में कहाँ पड़ने वाला था।
मैंने एक झटके में ही रात के मधुर क्षणों को झटक दिया और बाथरूम की ओर बढ़ गई। दूसरे दिन माहौल में काफी सुधार आ गया था। क्यू का असर कहीं भी नहीं था। लोग आ जा रहे थे। सड़कों पर फिर से चहल पहल शुरू हो गई थी। लेकिन मैं जाती भी तो कहाँ। स्कूल आज भी बंद था। मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। दंगे के बाद की स्थिति कितनी भयावह और दयनीय हो गई थी। सड़कों और गलियों की दीवारों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। दंगाइयों ने अच्छी खासी दुकानों को तोड़ दिया था। मलबा सड़कों पर बिखरा हुआ था। दुकानदार बाहर आंखों में सूनापन लिए हुए अपनी क्षत विक्षत दुकानों को देख रहे थे। उनमें कुछ घायल भी थे। किसी ने सिर पर पट्टी बांध रखी थी तो किसी ने हाथ पांवों में। ये तो खुदा का शुक्र ही था कि हमारी कॉलोनी में मुस्लिम आबादी ज्यादा होते हुए भी अधिक खून खराबा नहीं हुआ था। इसका एक कारण शायद ये भी था कि हमारी कॉलोनी के मुस्लिम परिवार सुशिक्षित थे। शिक्षा धर्मांधता का नाश करती है, कट्टरपंथी बनने से रोकती है, यह मेरी अपनी मौलिक सोच थी। शायद उन्हें ये पता था कि मस्जिद गिराने की उपज धर्मांधता के हाथों ही हुआ है। मस्जिद को सारे हिंदुओं ने मिलकर नहीं गिराया है, बल्कि चंद धर्मांधों ने गिराया है। इतने में मेरी नजर सामने सड़क पर चली गई। सफेद रंग की गाड़ी हवा से बात करती हुई इधर ही चली आ रही थी। मैं समझ गई, यह मम्मी की गाड़ी है। इतनी तेज गति से गाड़ी वही चलाती है। देखते ही देखते मम्मी की गाड़ी मकान के गेट के सामने आ खड़ी हुई। मम्मी ने आज अपने बालों का स्टाइल बदल रखा था। उसके होठों पर लिपस्टिक भी कोई दूसरे ही शेड की थी। साड़ी भी उसके शरीर पर हल्के गुलाबी रंग की थी। मुझे ये समझते देर न लगी कि मम्मी के परंपरागत साज श्रृंगार और पहनावे में बदलाव वेदांत अंकल के कारण ही हुआ है। मैं सहसा ही बुदा पड़ी। अपने मनपसंद साथी के मिल जाने पर व्यक्ति का जीवन कितना सार्थक हो जाता है। मम्मी का तो कायाकल्प ही हो गया है। पापा के लिए तो वह सजना संवरना ही भूल गई थी।